और इसके बाद हम देखते हैं यूएस हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आएगा सीएसएस में, एरा ऑफ गुड फीलिंग्स या एरा ऑफ हार्ड फीलिंग, ठीक है। तो ये दो दौर इकट्ठे गिने जाते हैं, गुड फीलिंग और हार्ड फीलिंग, यानी कि एक तरफ अच्छी गवर्नमेंट आई है, एक तरफ कोई एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने अवाम को ज़रा पैनिक की है, परेशान की है, ठीक है। तो एरा ऑफ गुड फीलिंग जब आती है उसमें प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का जेम्स मोनरो, ठीक है, जिसके नाम से मोनरो डॉक्ट्राइन भी आएगा, बड़ा फेमस डॉक्ट्राइन है अमेरिका का। ये मोनरो डॉक्ट्राइन बेसिकली है कि अमेरिका एक न्यूट्रल मुल्क है, उसकी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, वो किसी का पार्टनर नहीं है। अगर दो मुल्कों की आपस में जंग हो रही है, ठीक है, तो वो उनकी आपस में है, ये नहीं कि अमेरिका उसकी साइड है या अमेरिका उसकी साइड है। तो ये अपना जाके मोनरो डॉक्ट्राइन जाके ख़त्म करते हैं वर्ल्ड वार 2 में, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 जाके 1939 में शुरू होती है और 1941 में अमेरिका जंग में दाखिल होता है। तो उस टाइम अपनी न्यूट्रलिटी आपको कहता है कि अब मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, अब ये ब्रिटिश वाली जो साइड है, ठीक है, और इनका साथ दूंगा, और हिटलर के अगेंस्ट वो आ जाता है। ऐसे फिर वो न्यूट्रल नहीं रहता। उससे पहले तक अमेरिका हर जगह, हर मुल्क में जाके जहाँ भी कोई मसला होता है तो कहता है कि मैं तो किसी का साथी हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं अपनी ट्रेड पॉलिसी चलाऊँगा, मेरे साथ इकोनॉमिक जो है साइन करो ट्रीटीज़ वगैरह, इस तरह के काम मेरे साथ करो। जो ज़्यादा मुल्क मजबूत होते हैं, जो वीक कंट्रीज थे उनको जाके ये कब्जे कर लेता था, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लेके आता था। उसमें बिग स्टिक डिप्लोमेसी भी है, डॉलर डिप्लोमेसी भी है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो मोनरो जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके जो जेम्स मोनरो था, ये थॉमस जेफरसन, जो जिसकी हमने डेमोक्रेसी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसका स्टूडेंट था, ठीक है। थॉमस जेफरसन जो लॉयर था, तो ये उसका स्टूडेंट था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस था। सारी बात है, टीचर का जो होता है वो स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है, जैसे कि हमने प्लेटो और एरिस्टोटल की थ्योरीज में पढ़ा था। तो इसके दौर को एरा ऑफ गुड फीलिंग्स क्यों कहा जाता है, ठीक है, उसके पॉइंट्स है। तो कहते हैं कि नेशन जो है ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो गई थी, ठीक है, ज़्यादा यूनाइटेड हो गई थी। सेक्शनल डिफरेंस थे, वो उस स्टेट का है, वो जनाब न्यूयॉर्क का है, वो लोनियस का है, वो कैलिफोर्निया का, ये डिफरेंस कम होना शुरू हो गए थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गई थी। जारी बात है, जब वो जंग में नहीं जा रहे थे, अपने डिफेंस का बजट कम से कम करते जा रहे थे, तो आपकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो ज़्यादा आ रही थी, मिडिल क्लास ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन में हिस्सा ले रही थी, और दूसरी साइड पर उनकी एग्रीकल्चर चल रही थी, तो मुल्क में ठीक था, और वो अपने डेप्ट उतारना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद एक बैंक तो मिल्टन ने बना दिया था, जेम्स मिल्टन, जिसका कत्ल हुआ था आमने सामने। तो दूसरा बैंक फिर आगे ये बनाते हैं, एक और बैंक होना चाहिए, एक तो नेशनल बैंक है, उसके अलावा मुकाबले में और बैंक भी होना चाहिए। बैंक ने ये बनाता है दूसरा बैंक अमेरिका में, ठीक है, नई स्टेट्स लेके आता है। बैंक सिस्टम अमेरिका ने शुरू किया था प्रॉपर पहले ब्रिटिश या यूरोप के कुछ होंगे बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन एक आधा मैक्सिमम होता था जो स्टेट कंट्रोल कर रही होती। अवाम के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो जाके बैंकों में रखवाएं, ठीक है, उतने ही होते जितने उन्होंने खा लेने हैं या महीने 2 महीने के लिए काट के ना, ज़्यादातर तो वो दाने वगैरह, गंदम, चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें स्टॉक करके रख लेते थे, ठीक है। बाकी तो उनको जो इंडस्ट्रियल क्लास थी उनको बैंक की ज़रूरत पड़ती थी जाके। ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने पहला बैंक शुरू किया, ऊपर से ऐसे लोग के पास लोग आके मानते रखवा जाते थे अपने बैंक, तो उस टाइम तो निज़ाम पे चल रहा है, इसीलिए तो ऊपर से को अमीन भी कहा जाता है कि अमानतदार हैं। और आखिरी पॉइंट था मोनरो डॉक्ट्राइन, ठीक है। मोनरो डॉक्ट्राइन में कहते हैं कि हम फ्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम यूरोप के मामला में नहीं बोलेंगे, यूरोप हमारे मामला में नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका समझने वाला है, तो कहता है कि जो यूरोप के पॉलिटिकल सिस्टम्स है ना, जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, ठीक है, वो आप हम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आपके पॉलिटिकल सिस्टम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम हमारे मुल्क में राइज किया जाएगा तो हमारा मुल्क जो है बर्बादी की तरफ, तबाही की तरफ ज़्यादा जाएगा। हमारे मुल्क की यूनिटी इसी में है कि जो फेडरल हमने बनाई है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, और हमारे मुल्क की यूनिटी भी इसी में है।
आप हमारे मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करोगे, हम आपके पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप चाहे मोनार्की चलाओ, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाओ, चाहे सदारती निज़ाम चलाओ, ठीक है। तो जाहिर बात है इस तरह की चीज़ें थी, तो यूरोप वालों ने कहा कि हाँ अमेरिका आपके मामलात में दखल नहीं देता, तो हमें आपको अमेरिका के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिका को ज़्यादा पजीराई मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कि ट्रेड सबके साथ करूँगा लेकिन जंग नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नया नया आज़ाद हुआ था, सारी बात है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया, फ़ौरन से पहले ना इसको उठाओ खुद आ जाओ, उसको उठाओ खुद आ जाओ, आइन की किसी को फिक्र ही नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद ना कभी अमेरिका का हिस्सा बन गए, कभी रशिया का साथ दे रहे हैं, कभी कोल्ड वॉर में। तो पाकिस्तान तो इस वजह से, तो अमेरिका ने स्टिल अपने न्यूट्रलिटी लेकर जा रहा था, इंडिया भी न्यूट्रल था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंडिया भी इन सारे इंसिडेंट्स में न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रलिटी उन्होंने 79 तक तकरीबन इंडिया न्यूट्रल रहा। पहले क्या करते हैं, पहले अपने घर को मजबूत करना होता है। जब आपका घर मजबूत हो जाएगा तो फिर आप मोहल्ले के मामला, फिर आप गांव के मामला में बोलना शुरू करते हो। जब आप हमारा अपना घर ही मजबूत नहीं होगा तो बाकी मोहल्ले के या गांव के मामला में बंदा क्या बोलेगा, ठीक है। तो अमेरिका ने ये स्टेप लिए, इसकी वजह से वो ग्रेट नेशन बनी है जाके, सारी बात है इन्हीं चीज़ों पे जो उनकी बुनियाद रखी जा रही थी, बुनियाद बन रही थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रेसिडेंट जॉन क्विंची एडम। इसका जो प्रेसिडेंट बनता है, इसका इरा था हार्ड फीलिंग, ठीक है। जो हार्ड क्विंची QUINCHY एडम। और इसके बाद आता है एंड्रयू जैक्सन, ठीक है। एंड्रयू जैक्सन की डेमोक्रेसी ज़्यादा मशहूर है। तो एंड्रयू जैक्सन और क्विंसी एडम के दरमियान आपस में मुकाबला होता है। एंड्रयू जैक्सन के वोट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस है वो इसको क्विंसी एडम को विनर डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था 2016 के इलेक्शन में ट्रंप का और इसका जो हुआ था हैरी क्लिंटन का। हैरी क्लिंटन के वोट ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन ट्रंप उन सीटों से ज़्यादा जीता था, उसकी सीटें ज़्यादा थी जिधर उन स्टेटों से जीता था जिधर सीटें ज़्यादा थी। कई स्टेट्स की सीटें कम थी, वहाँ से हैरी जीती, तो लेकिन वोट उसके ज़्यादा थे, सीटें इसकी ज़्यादा थी। कैलिफोर्निया की जो रियासत है उसकी 54 सीट्स हैं। जैसे पंजाब में पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें हैं ना, और इस तरह रोड आइलैंड और उनकी 2-3 सीटें भी हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रॉब्लम बनता है क्विंची एडम का और एंड्रयू जैक्सन का। तो एंड्रयू जैक्सन जो है, फिर सारी बात है, वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, जो सेकंड हाईएस्ट वोट लेता है। और इस तरह फिर डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है। एंड्रयू जैक्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बंदा था, रूरल एरिया से आया था, उसकी सोच डिफरेंट थी, ठीक है। बाकी जो थे, ये आप कह सकते हो उनके ऑलरेडी जो बटेरे वगैरह थे ना, वो बैठे हुए थे नॉर्दर्न वाली साइड पे। अब ज़्यादा नॉर्दर्न साइड है वो इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, उधर ऑफिस वगैरह ज़्यादा है, न्यूयॉर्क वाशिंगटन वाली साइड जो है, ठीक है। और नीचे वाली साउदर्न साइड जो है उधर एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लोग कहते थे कि इधर स्लेव भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो साउथ वाले थे ना, उनके कंसर्न हमेशा ज़्यादा रहते थे, और उधर जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास ज़्यादा थी, ठीक है। अमीर वही था जिसके पास ज़मीन ज़्यादा थी, जिसकी प्रोडक्शन उस काश्तकारी उस ज़मीन से ज़्यादा हो रही थी। तो एंड्रयू जैक्सन जो था वो उधर से था। तो इस दौर में जो अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। एडम जो है, क्विंची एडम, उसके साथ जो बंदे होते हैं वो मिलके बना लेते हैं नेशनल रिपब्लिकन, ठीक है। और एंड्रयू जैक्सन अपनी पार्टी बना लेता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। हम आगे जाके देखेंगे इब्राहिम लिंकन जब आएगा तो रिपब्लिकन पार्टी अलग हो जाएगी, डेमोक्रेटिक अलग हो जाएगी, ठीक है। और नेशनल रिपब्लिकन जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इनका नाम ये अपना नाम डिफरेंट चेंज कर लेंगे, डेमोक्रेट्स आ जाएंगे और रिपब्लिकन आ जाएंगे। एंड्रयू जैक्सन की पार्टी बन जाती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, ठीक है। तो एंड्रयू जो क्विंची एडम था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हार्ड अवाम पे क्यों सख्त हालात क्यों आए, ठीक है। जैसे कहते हैं सख्त फैसले करने पड़ते हैं, पिछली गवर्नमेंटों में हम सुन रहे थे
तो उसने अवाम के लिए कुछ ऐसे सख्त फैसले किए जिनको कहा जाता है टैरिफ ऑफ एबोमिनेशन। एबोमिनेशन नफरत, एबोमिनेट करना, किसी हेट करना किसी चीज़ से। टैरिफ होता है टैक्स लगाना, ड्यूटीज़ लगाना, TARIFF, टैरिफ एंड एबोमिनेशन। उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए। जो मेन सबसे ज़्यादा टैक्स था जो उसकी जो मकबूलियत में कमी का बायस बना वो था वूल का टैक्स। ठीक है, अब वूल के टैक्स में क्या बना, जो साउथ वाली आपको बताया साइड थी, जितनी रियासतें थी जिधर एग्रीकल्चर था, जिधर एग्रीकल्चर होता है तो सारी बात है मवेशी कैटल वगैरह वही लोग रखते हैं। जो ऑफिस वाले होते हैं बिजनेसमैन वो तो सारी बात है बैंक जानवर वगैरह नहीं रखते, उनको तो दूध वगैरह जो गाड़ियों में आ जाता है शहरों में। ठीक है, तो ये वूल का जो था ये था उस साइड पे, साउथर्न साइड पे, तो वूल पे ज़्यादा टैक्स लगे। ठीक है, जो टैक्स लगे तो वो जब बेचने जाते तो वो सस्ती बिकती थी। खाल जो है मवेशियों की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। जब इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है, उसी की वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी जाके। वो कहते थे कि हमने इस पर प्रोसेसिंग की है, चमड़े का आप चमड़ा कह सकते हो, जिस तरह वूल के जैकेट वगैरह नॉर्दर्न साइड पे आपको बताया बहुत ज़्यादा सर्दी उधर रहती है, अक्सर बर्फ़बारी होती रहती है, न्यूयॉर्क और ऊपर वाली नॉर्दर्न साइड जितनी भी है। ठीक है, तो वूल पे जो है साउदर्न साइड कहती है कि आपने टैक्स लगाए हैं, जो प्रोडक्ट बनती हैं उन पे आपने हैवी टैक्स लगा दिए। लेकिन जब हमसे आप ख़रीदते हो, ठीक है, वो आप सस्ते दाम में खरीद सकते हो। जैसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हमसे गन्ना लेती है, वो लेती है सस्ता, बाद में जाके टैक्स लगाती है चीनी पे। जब खुद चीनी बेच रही होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा महंगी कर देती है। किसान ही है, गन्ना उसे सस्ता ले लेते हैं। वही किसान जब दुकान से चीनी लेने जाता है, ठीक है, वो देखता है मुझे पैसे तो कम मिले लेकिन चीनी मुझे ज़्यादा महंगी मिल रही है। तो यही हालात उस टाइम अमेरिका में आए। ठीक है, तो अमेरिका में अवाम ने इसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया। नेक्स्ट इसको वोट नहीं दिए सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से, किसने हैवी टैक्स लगा दिए। ऊपर से ये नहीं था कि जॉर्ज वाशिंगटन गया उसके बाद उसका बेटा आएगा या उसका कोई रिश्तेदार या आगे पार्टी को संभालेगा। जो बंदा काम करता था पार्टी उसको आगे नॉमिनेट करती थी, वो आके इलेक्शन देता था। ठीक है, दो बंदों में से एक वो आके प्रेसिडेंट बन जाता है। जिसको वाम जानती ही नहीं है, जिसको जितना मर्जी हो पैसा वाम को खिला लें। ठीक है, अगर उसने वाम का काम नहीं किया होगा तो वाम उसको जानती ही नहीं, तो वाम उसको, उनका स्टिल आज तक यही कल्चर चलता है, जिसकी वजह से सुपर पावर है। और यूके के साथ ट्रेड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन्हें। ठीक है, जब इन्होंने हैवी टैक्स वगैरह लगाए तो फिर यूके में भी इनकी जो इंपोर्ट थी वो कम हो गई, एक्सपोर्ट जो थी। ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा हो गई। फिर जो यूके से आ रही थी चीज़ें प्रोडक्ट बन के, उन पे टैक्स कम था, तो अवाम ने बहुत ज़्यादा ख़रीदनी शुरू कर दी। उसका क्या मुल्क को नुकसान हुआ, अमेरिका को, इसकी प्रेसिडेंसी में इंपोर्ट जो बाहर से चीज़ें आ रही थी वो ज़्यादा हो गई। मुल्क की एक्सपोर्ट जो थी, जो चीज़ें तैयार हो के अमेरिका से यूरोप की तरफ जानी थी, वो कम हो गई। और वो जब कम हुई तो सारी बात है गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम आना शुरू हो गया, कि जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बिक नहीं रही थी, मुल्क जो है फिर खसारे में जाना शुरू हो गया। इस वजह से इसकी प्रेसिडेंसी को कहते हैं इरा ऑफ हार्ड फीलिंग। ठीक है, और उसके बाद होता है जाके मिसौरी कंप्रोमाइज़। या 1820 तक अमेरिका की तकरीबन रियासतें बन चुकी थी, 22 रियासतें बन चुकी थी, आज हैं 50। ठीक है, 1822। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है, 10 नंबर का नोट आपसे पूछ सकता है कि मिसौरी कंप्रोमाइज़ क्या था। मिसौरी एक नई स्टेट इंटर हो रही थी, वहाँ से सारी बातें जंगलात वगैरह क्लियर हुए, वहाँ से अवाम की पॉपुलेशन हुई, तो उन्होंने क्या एक नई स्टेट की तरफ मूव करना शुरू किया, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो 11 रियासतें ऐसी थी जो कहती थी कि हमने स्लेव जो हैं गुलाम उनको रखना है। वो कौन सी रियासतें थी? साउथ वाली, जिनकी एग्रीकल्चर थी। 11 रियासतें नॉर्थ वाली ऐसी थी जो कहती थी स्लेव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस था आपस में। अब नई एक स्टेट आ रही थी, ठीक है, तो जारी बात है दोनों की कोशिश थी। जो नॉर्थ वाले थे वो चाह रहे थे ये एक फ्री स्टेट हो, यहाँ पे मतलब कि कोई बंदा गुलाम ना हो और सबको वोट का राइट हो। नॉर्थ वाले जो थे, साउथ वाले थे, वो चाह रहे थे नई रियासत आ रही है,
ये क्या हो, स्लेव स्टेट हो, ठीक है। नई रियासत आ जाती है, उस पर ना कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो जाती है, बहस शुरू हो जाती है, अपने अपने दलाइल देते हैं, तो जारी बात है 11 वोट इधर होते हैं, 11 वोट इधर होते हैं, तो जारी वापस मामला फिर लटक जाता है। वो कहते हैं कि एक स्टेट ना बनाई जाए, 2 स्टेट्स बनाई जाए, ठीक है। तो 2 स्टेट सोल्यूशन इसका वो निकालते हैं, एक मिजोरी स्टेट बनाते हैं, एक माइन स्टेट बनाते हैं, MAINE, माइन, ठीक है। जो कहते हैं माइन स्टेट है ना, ये फ्री स्टेट होगी, मिजोरी स्टेट जो होगी, ठीक है, ये स्लेव स्टेट होगी। अब 12 रियासतें जो हैं वो गुलामों वाली हो गई हैं, और 12 रियासतें जो हैं वो फ्री स्टेट्स हो गई हैं, टोटल हो गई हैं 24। जो आगे जाके हम सिविल वार देखेंगे, सिविल वार बेसिकली हुई इसी चीज़ पे है, इब्राहिम लिंकन के दौर में, ठीक है। वो कह रहा था कि जनाब मैंने मुल्क से स्लेवरी ख़त्म करनी है। साउथ वाले कह रहे थे कि हमें अमेरिका से अलग कर दो, हमने स्लेवरी गुलामी अमेरिका से ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। अगर हमने गुलामी ख़त्म कर दी तो हमारी एग्रीकल्चर की जो है काश्तकारी कौन करेगा, गंदम की कटाई कौन करेगा, गन्ना कौन काटेगा, ठीक है। हम तो नहीं ये कर सके, ये काम करने के लिए हमें ज़रूरी है स्लेव जो हैं। साउथ वालों के पॉइंट तो उनको भी वैलिड था, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग जो थे वो कहते कि नहीं, सब बराबर हैं, ठीक है। हमारी एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद मुल्क है, तो आज़ाद मुल्क का कॉन्सेप्ट यही है कि हर बंदा आज़ाद होना चाहिए, जो फ्री वाले कह रहे थे, ठीक है। तो इब्राहिम लिंकन सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है, सारी बात है, हम देखेंगे आगे सिविल